तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि डेमंस असल में इंसानों के साथ ही रहा करते थे और इंसानों की मुसीबत में उनके गार्डियंस बनकर उन्हें प्रोटेक्ट करते थे। सीन कट होता और हमें फीमेल लीड दोही को दिखाया जाता है जो घने अंधेरे में किसी से डर के भाग रही थी। वो एक जगह रुक जाती है, सामने देखती है तो कोई उसकी तरफ आ रहा था, जिसे देखकर वो मन में कहती है कि जो मेरे सामने से आ रहा है वो पता नहीं मुझे मारने या मुझे बचाने आ रहा है। मुझे पता नहीं कौन मेरा दोस्त है और कौन दुश्मन, पर चाहे जो भी हो वो उस आदमी की तरफ भागने लग जाती है। इसी के साथ सीन कट होता है और हमें 200 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक टेंट जैसे चर्च के अंदर लोग काफी डरे हुए थे, गॉड से प्रे कर रहे थे। वहीं चर्च का फादर उन्हें डेमंस के बारे में बता रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ काले कपड़ों में गुवॉन आ जाता है, जिसे देखकर सभी लोग डेमन आ गया कहकर भाग जाते हैं। गुवॉन पेडेस्टल के ऊपर चढ़कर अपना फेस रिवील करता है और हमें पता चलता है कि वो एक डीमन है। वो यहाँ से जाने ही लगा था तभी एक छोटी बच्ची गुवॉन पे एक क्रॉस फेंक कर मारती है, जिससे उसके फेस पे कट लग जाता है। तभी चर्च का फादर बच्ची को यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं जाती तो गुवॉन वो क्रॉस उठाकर बच्ची के हाथ में देकर चला जाता है। जाते हुए उसके फेस का कट भी गायब हो जाता है। चर्च से बाहर निकलकर वो एक चुटकी मार के अपना ड्रेस चेंज कर लेता है, वहाँ से जाने लगता है और बताता है कि इंसानों के 3 दुश्मन होते हैं, पहला उनकी बॉडी, दूसरी उनकी जरूरतें और तीसरा इविल स्पिरिट्स। थोड़ी देर में वो समंदर के पास पहुँच जाता है जहाँ एक आदमी मछलियाँ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। गुवॉन उसके पास आकर कहता है कि मुझे लगता है कि तुम काफी टाइम से भूखे हो, क्या तुम्हारी विश है अपनी भूख मिटाने की? वो आदमी कहता है हाँ, पर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि चारों ओर अकाल पड़ा हुआ है। गुवॉन कहता है किसने कहा? देखो समंदर में मछलियाँ भरी पड़ी है। ये कहकर वो चुटकी मारता है तो समंदर में बहुत सारी मछलियाँ उछलने लग जाती है। जो देख वो आदमी हैरान होता है, गुवॉन से कहता है कि मुझे समझ आ गया, तुम कोई गॉब्लिन हो। जो सुन गुवॉन तो उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उस गॉब्लिन जैसे अगली स्पिरिट से कंपेयर करने की? तो वो आदमी कहता है फिर तुम जरूर ड्रैगन किंग होगे। गुवॉन कहता है मैं उसके जैसा बुढ़ा नहीं हूँ। तो वो आदमी कहता है फिर तुम जरूर वो 90 फॉक्स होगे। गुवॉन कहता है वो कुत्ते जैसे बदबू मारते हैं। तो वो आदमी पूछता है कि फिर तुम हो कौन? गुवॉन कहता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का डीमन हूँ, जिसे तुम इंसान एविल स्पिरिट बुलाते हो। जो सुन उस आदमी को बिलीव नहीं होता, कहता है कि शायद मुझे इतनी ज्यादा भूख लग रही है मैं कुछ भी इमेजिन कर रहा हूँ। लेकिन तभी वो देखता है कि एक बड़ी मछली उछलते हुए उसकी ओर आ रही है, जो आकर उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसे गुवॉन की बात पर बिलीव हो जाता है। कहता है कि क्या तुम सच में मेरी विश पूरी कर सकते हो? तभी गुवॉन एक कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है, उससे कहता है तुम्हारी ये विश फ्री में पूरी नहीं होगी, इसके बदले में तुम्हें मेरे साथ एक डील करना होगा। पूछने पर बताता है कि ये डील 10 साल का होगा। 10 सालों में तुम कभी भी भूखे नहीं रहोगे, पर उसके बाद तुम्हारी बॉडी मर जाएगी और तुम्हारी आत्मा अंडरवर्ल्ड चली जाएगी। तो आदमी पूछता है कि आखिर ये अंडरवर्ल्ड है क्या? गुवॉन बताता है कि जिसे तुम इंसान नरक कहते हो। पर वो आदमी इतना भूखा था कि वो और कुछ नहीं सोचता, बस अपनी बाकी जिंदगी भूख मिटाना चाहता था, इसीलिए कहता है कि मैं डील के लिए तैयार हूँ। तो गुवॉन उसके उंगली में सुई चुभाकर खून से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है और हमें वॉइस ओवर से बताया जाता है कि डेमंस इसी तरह इंसानों की मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें लालच देकर अपने जाल में फंसाते हैं। तो इसके बाद ही वो आदमी बहुत सारी मछलियाँ पकड़ लेता है और गॉड का शुक्रिया अदा करता है। तो गुवॉन उससे कहता है कि 10 साल बाद मिलते हैं और चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम यानी कि 2023 में, जहाँ 2023 कोरिया सीईओ का अवार्ड फंक्शन दिखाया जाता है, जहाँ हम अपनी फीमेल लीड दोही को देखते हैं, जिससे एक बंदा फ्लर्ट करने आ जाता है उसे यहाँ की वेट्रेस समझकर। लेकिन तभी अनाउंस होता है कि 2023 कोरिया सीईओ का अवार्ड मेरे ग्रुप की सीईओ मिस दोही को। जो सुन उस बंदे का मुंह खुला का खुला रह जाता है। दोही अपना अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मेरे ग्रुप कोरिया की वन ऑफ द लीडिंग मोस्ट F&B यानी कि फूड एंड बेवरेज कंपनी है। सीन कट होता है, अगले दिन हमें दोही को दिखाया जाता है, जो न्यूज में उनके कंपनी का हाल ही में रिलीज किया हुआ चिलिंग जूस का आर्टिकल पढ़ रही थी, जिसमें जानबूझकर किसी ने उनके प्रोडक्ट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दिया था, जिसके बारे में वो अपनी सेक्रेटरी मिस शिन को पता करने के लिए कहती है। फिर अचानक वो यहाँ से अपने दूसरे ऑफिस जाने की बात करती है, जिसमें मिस शिन कहती कि आप ऐसे हमेशा इसे अवॉइड नहीं कर सकती। दोही कहती कि मेरे पास इन फालतू ब्लाइंड डेट्स के लिए टाइम नहीं है। मिस शिन कहती है कि पर इससे मैडम जो बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। तभी दोही को मैडम जू का कॉल आ जाता है, जिसे वो ऑलमाइटी जू बुलाती है। तो उनके कुछ कहने से पहले ही दोही पूछते कि क्या आपने चेकअप करा लिया? मैडम जो पूछती क्या तुम्हें मिस शिन ने बता दिया कि आज तुम्हें कहाँ जाना है? दोही एक इम्पोर्टेंट काम का बहाना देने लग जाती है। जो सुन मैडम जो कहती है कि ठीक है फिर मैं भी अपना इलाज बंद कर देती हूँ, अगर तुम डेट पर नहीं जाओगी तो मुझे भी कोई चेकअप कराने का शौक नहीं है। जो सुन दोही मान जाती है, कहती है कि ठीक है मैं डेट पर जाऊंगी और आप भी अपना चेकअप करा लेना। जो सुनकर ही मैडम जो कॉल काट देती है और इधर दोही मिस शिन से पूछती कि आखिर मुझे कितनी देर तक उस डेट वाले बंदे को झेलना पड़ेगा? मिस शिन बताती है बस आधे घंटे तक। तो दोही चली जाती है उस ब्लाइंड डेट से मिलने के लिए। इधर हम गुवॉन को एक ऐसी जगह पर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारी घड़ियाँ लगी हुई थी, जिसमें से एक घड़ी में 12 बजते ही गुवॉन अपने शिकार को ढूंढने के लिए चला जाता है, जो कि एक माफिया गैंग का बॉस होता है। वो एक सोना में आराम कर रहा था, बाहर उसके आदमी वेट कर रहे थे। तभी अचानक उसके सामने सब कुछ रुक जाता है और सामने से अपना गुवॉन एंट्री मारता है, जो उसका साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर बताता है कि तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। पर वो माफिया बॉस गुवॉन की ओर सनडाइल फेंक कर भागने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। तो वो गुवॉन के साथ बार्गेनिंग करने लग जाता है और उसे रिक्वेस्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के लिए। लेकिन गुवॉन कहता है कि तुमने डील किया था, तुम्हारी डील का टाइमिंग खत्म हो चुका है, इसीलिए अब तुम्हारी सोल की इस दुनिया से जाने का टाइम हो चुका है। तो हमें पता चलता है कि इस आदमी ने भी बेशुमार पैसों की
लालच में गुवोन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आज इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। लेकिन वो तो गुवोन को काफी सारे ऑफर्स देने लग जाता है कि मेरी जगह मेरे सारे गुंडों की आत्माएं ले लो। लेकिन गुवोन तो मानने वालों में से नहीं था, इसीलिए माफिया बॉस तो गुवोन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उल्टा उसी के हार्ट में पेन शुरू हो जाता है। तो गुवोन उसे गुड बाय कहता है, बताता है कि तुम्हारी मौत हार्ट अटैक से होगी। इतना कहते ही वो मर जाता है। तो गुवोन उसकी आंखें बंद करके वहाँ से निकल जाता है। तभी माफिया बॉस के गुंडे अंदर आ जाते हैं, जो बॉस की हालत देखकर हैरान होते हैं। उनमें से एक ने गुवोन को यहाँ से जाते हुए देख लिया था। सीन कट होता और हमें गुवोन का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ से वो घड़ी गायब हो जाती है जिसमें 12 बज चुके थे। यानी कि वो घड़ियां इंसानों की लाइफ लाइन थी, जिनके साथ गुवोन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। देन अगले सीन में हमें दोही को दिखाया जाता है, जो रेस्टोरेंट पहुंच गई थी, पर एक वेटर जाकर उसे बताता है कि एक कस्टमर ने पूरी जगह बुक कर ली है। तो दोही का आज बर्थडे था, इसीलिए उसे लगा कि मैडम जो ने मेरे बर्थडे के बारे में भी उसे बता दिया है। तो दोही उसे कहती है कि मैं तुम्हारे उसी मेल कस्टमर की गेस्ट हूँ। तो वेटर उसे ब्लाइंड डेट के टेबल पर ले जाता है। तो दोही जाके उसके सामने बैठते ही कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता देना चाहती हूँ कि मेरी शादी मेरे काम से हो चुकी है, इसीलिए मुझे लड़कों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तभी वो ब्लाइंड डेट जो पेपर पढ़ रहा था वो पेपर नीचे करता है, जो कि हमारा गुवोन निकलता है, जिसे दोही देखते ही रह जाती है। पर भाई अपना सैवेज रिप्लाई देते हुए कहता है कि तुम शादी अपने पिलो से करो या फिर अपने काम से, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अगर तुम्हें ऐसे ही किसी को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने का शौक है तो मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट का पासवर्ड जानना चाहूंगा। जो सुन दोही थोड़ा चिढ़ते हुए कहते कि क्या हम कभी साथ में स्कूल गए हैं। गुवोन रूडली कहता है कभी नहीं। दोही पूछते फिर क्या हमने कभी डेट किया है। गुवोन कहता है कोई चांस ही नहीं। तो दोही चिढ़ते हुए कहते कि अगर हम साथ स्कूल नहीं गए, ना ही हमने कभी डेट किया, तो आखिर तुम्हारे मैनर्स कहाँ है। गुवोन कहता है कि मेरे सामने इंसानों की कोई औकात नहीं है। जो सुन दोही को तो बहुत ही गुस्सा आता है, इसीलिए वो उठकर जाने लगती है। लेकिन तभी उसे मैडम जो का मैसेज आ जाता है, उस लड़की के साथ तुम्हारा सब कुछ सही चल रहा है ना, अगर कुछ भी गड़बड़ किया तो तुम्हें पता ही है मैं क्या करूंगी। इसीलिए दोही अपने फोन में टाइमर ऑन करती है 30 मिनट का और टेबल पर बैठ जाती है। जो देख गुवोन कहता है कि ओ हेलो, मैंने ये पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है शांति से खाना खाने के लिए। दोही कहती है अच्छी बात है, पर थोड़ा ऑकवर्ड भी लग रहा है। तो गुवोन कहता है कि क्या तुम्हें समझ नहीं आता, शहर में और भी कई सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो तुम कहीं और नहीं जा सकती। जिस पे दोही कहती है तो तुम ही जाओ, तुम्हें तो पता भी होगा उन जगहों के बारे में। कहकर वो तो दूसरी और फेस कर लेती है। पर इससे गुवोन को तो बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। वो मन में कहता है आखिर ये पागल इंसान इतनी जिद्दी क्यों है। दूसरी ओर हमें दोही के असली ब्लाइंड डेट को दिखाया जाता है, जो किसी अलग ही रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था और वो दोही का प्रोफाइल देख रहा था, जिससे हमें पता चलता है जब वो 11 साल की थी तभी उसके मॉम एंड डैड की डेथ हो गई थी। तब मिराई ग्रुप की चेयरवुमन मैडम जो ने दोही को अडॉप्ट किया था और अब वही उनका मेन बिजनेस चला रही है, जिससे हमें समझ आता है कि दोही गलती से दूसरे रेस्टोरेंट में आ गई है और गुवोन को अपना ब्लाइंड डेट समझ रही है। तो दोनों शांति से खाना खा रहे थे, लेकिन दोही उसे सवाल करने लग जाती है, जिससे तो गुवोन का दिमाग खराब हो जाता है। वो कहता है कि शांत नहीं रह सकती क्या, पहले तुमने यहाँ आकर मुझे बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब किया है। जो सुन दोही भी कहती कि मुझे भी यहाँ आने का बिल्कुल भी शौक नहीं था, बस और कुछ मिनट के लिए पोलाइटली रहो और अपना बिहेवियर ठीक करो। कब से तुम मुझसे रूडली बात कर रहे हो। जिस पर गुवोन कहता है कि तुमने यहाँ आकर सबसे बड़ी रूड हरकत करी है। दोही कहती पहले तुमने मुझसे रूडली बर्ताव किया, इसीलिए मैं तुम्हें बस सच का आईना दिखा रही हूँ। देन उसे कहते हैं कि हमें कुछ बहानों के बारे में सोच लेना चाहिए, जिससे हम हमारी फैमिलीज को कन्विंस कर सके कि हमारे बीच कुछ भी सही नहीं हुआ। दोही तो खुद ही उसे आइडियाज सजेस्ट करे जा रही थी, पर इससे गुवोन तो बड़ा ही इरिटेट हो चुका था। वो दोही से कहता है कि आखिर तुम करने क्या आई हो यहाँ पर और मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। दोही कहती है कि मुझे कोई शौक नहीं है ये सब करने का, मैं बस ऊपर वाले का ऑर्डर फॉलो कर रही हूँ। गुवोन शॉकिंगली कहता है कि ऊपर वाला। दोही कहती है कि मैं ऑलमाइटी के ऑर्डर्स को कैसे मना करूँ। गुवोन ऑलमाइटी से गॉड समझ लेता है, क्योंकि वो ऊपर वाले का ऑर्डर और ऑलमाइटी से गॉड को समझ लेता है, जिसे वो तो थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हें किसने भेजा है। तो दोही अपना बिजनेस कार्ड निकालकर उसे देती है और गुवोन को अपना बिजनेस कार्ड देने के लिए कहती है। गुवोन कहता है कि मैं अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर को नहीं देता। इस पर दोही कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें भी यहाँ पर फोर्सफुली आना पड़ा मेरी तरफ, पर हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि हम इस सिचुएशन से बचकर निकल सके। तो गुवोन उसे अपना बिजनेस कार्ड दे देता है, इससे हमें पता चलता है कि वो सुनवॉल फाउंडेशन का ओनर है। लेकिन दोही को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। इस पर गुवोन तो उसे अपने फाउंडेशन के बारे में लेक्चर देने लग जाता है कि क्या तुम्हें मेरे लेजेंडरी फाउंडेशन के बारे में नहीं पता। वो न्यूज़पेपर में उसका पोस्टर भी दिखाता है और उसे बताता है कि मेरा फाउंडेशन ट्रेडिशनल आर्टिस्ट जैसे कि सिंगर्स, डांसर्स, एक्टर्स, ट्रेडिशनल पेंटर्स इन सभी को सपोर्ट करता है, जिससे हमारा कल्चरल इम्पैक्ट बढ़ता है और आने वाले फ्यूचर के जनरेशंस को हमारे कल्चर के बारे में पता चलता है। तो तुम मेरे इस रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन के बारे में कैसे नहीं जानती कि तुम्हें अपने कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में जानना नहीं चाहिए। वही तो उसके लेक्चर से इरिटेट ही हो जाती है। तो उसे कहती कि मुझे सारे ट्रेडिशंस के बारे में पता है, पर मेरी सोच थोड़ी मॉडर्न है। तो गुवोन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारे उस ऊपर वाले का ऑर्डर क्या है। जो सुन दोही शॉकिंगली पूछते कि क्या तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। गुवोन पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। दोही कहती कि चलो जब तुमने पूछ ही लिया है तो हम इस ब्लाइंड डेट के बारे में बात कर लेते हैं। गुवोन शॉकिंगली पूछता है कि ब्लाइंड डेट। दोही कहती है हाँ, हम दोनों की सेटिंग कराने के लिए यहाँ पर भेजा गया है। जो सुन गुवोन शॉकिंगली कहता है कि क्या गॉड हमें सेट कराना चाहते हैं। जो सुन दोही तो हंसने ही लग जाती है, कहती है कि उन्हें गॉड बुलाना कुछ ज्यादा ही हो गया, मैंने तो बस उनका नाम ऑलमाइटी जो करके सेव किया है, तुमने तो उन्हें भगवान ही बना दिया। तब गुवोन को समझ आता है कि ऑलमाइटी जो एक इंसान है। जो सुन वो तो हंसने ही लग जाता है, पर फिर कहता है वो पहले इंसान हो जिसने मुझे नर्वस फील कराया। तभी हम देखते हैं कि वही माफिया बॉस के गुंडे यहाँ पर पहुंच जाते
जाते हैं और दोही का सेट किया हुआ 30 मिनट का टाइम भी पूरा हो जाता है, इसीलिए वो गुवोन को गुड बाय कहकर जाने लगती है। और इधर वो गुंडे गुवोन की ओर आ रहे थे, तभी उनके रास्ते में एक वेटर केक लेकर पहुंच जाता है, तो वो गुंडा केक की प्लेट को उछाल देता है जो केक उड़कर दोही के ऊपर गिरने जा रहा था, मगर तभी गुवोन आकर दोही को साइड कर लेता है और एक हाथ से केक को पकड़ लेता है। दोही तो गुवोन को देखने ही लग जाती है, दोनों की आंखें मिलती है, उसके हैंडसमनेस पे फिदा हो जाती है। वो ब्लश करने ही लग गई थी, इसीलिए वो अभी आती है कि अगर वॉशरूम का बहाना देकर चली जाती है, जिसके जाने के बाद गुवोन तो केक को बड़े प्यार से देखता है, कहता है कि इसकी वजह से अभी मेरा केक खराब हो जाता। देन केक को लेकर वो खाने के लिए बैठ जाता है। वहीं इधर दोही तो कुछ और ही समझ बैठी थी कि इसने तो मेरे बर्थडे के लिए केक भी मंगाया है, शायद ये इतना भी रूड नहीं है, मेरे लिए बर्थडे केक का सरप्राइज लाया, वो भी इस तरह से। काफी यूनिक सोच है इसकी। ये कहकर वो तो गुवोन की तारीफ भी करने लग जाती है और ब्लश करने भी लग गई थी। वहीं तरफ अपना गुवोन तो बड़े चाव से केक का पहला बाइट खाने जा ही रहा था, लेकिन वो माफिया बॉस का गुंडा उसका फर्स्ट बाइट गिरा देता है और उसे धमकाने लग जाता है कि आखिर तू है कौन और तुझे किसने यहाँ भेजा है और तूने हमारे बॉस के साथ क्या किया। लेकिन गुवोन अभी केक खाने के मूड में था, इसीलिए उसे थोड़ा रुकने के लिए कहता है, बताता है कि मैंने 1 महीने पहले इस रेस्टोरेंट को बुक किया था शांति से मेरा फेवरेट केक खाने के लिए, इसलिए मुझे अभी डिस्टर्ब मत कर, पहले मैं ये प्यारा सा केक चख लेता हूँ, फिर तुम लोग को देखता हूँ। ये कहकर वो दूसरी बाइट खाने जाता है, मगर वो गुंडा उससे भी गिराकर केक को खराब कर देता है, जिससे गुवोन को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इसलिए उन्हें कहता है कि बहुत तरह के कचरे होते हैं, कुछ रिसाइक्लेबल होते हैं और दूसरे नॉन रिसाइक्लेबल, और तुम्हें देखकर नहीं लगता कि तुम्हें रिसाइकल किया जा सकता है, क्योंकि तुम सब गंदी नाली के कचरे हो। जो वो गुंडा अपने बंदों से गुवोन को मारने के लिए कहता है। पहला गुंडा हथियार निकालकर उसे मारने जाता है, लेकिन गुवोन उसे न्यूज़पेपर में बंद कर देता है। अचानक उस बंदे को गायब देखकर सब लोग तो शॉक्ड रह जाते हैं, और जब गुवोन के हाथ के न्यूज़पेपर में उस बंदे की फोटो देखते हैं तो ये लोग तो और ज्यादा डर जाते हैं, पूछते हैं कि आखिर तुम हो कौन। दूसरा बंदा अटैक करने जाता है तो गुवोन उसे भी पेपर के अंदर खींच लेता है और उसकी भी पेपर में फोटो आ जाती है, लेकिन अभी दूसरे बंदे उसे मारने जाते हैं तो गुवोन पेपर को फोल्ड करके एक एक के सर पे मारने लग जाता है, जिससे वो सभी एक एक करके गायब हो जाते हैं, जिससे उन गुंडों का बॉस तो काफी ज्यादा डर जाता है। आखिर में गुवोन उन सभी को पेपर के अंदर खींच लेता है। वहीं दोही तो गुवोन के बारे में सोचकर ब्लश कर रही होती है, इसीलिए वो जल्दी से अपना टचअप कर लेती है और बाहर आ जाती है, लेकिन गुवोन तो अपने केक के बारे में सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा था। दोही आकर उससे केक के बारे में पूछती है। गुवोन बताता है कि पार्टी खत्म हो चुकी है, इसलिए तुम भी निकलो। दोही कहती पर तुमने मेरा बर्थडे केक कैसे खा लिया। गुवोन कहता है किसने कहा तुम्हारा बर्थडे केक था, और वैसे तुम्हारी बर्थडे की मुझे क्यों पड़ी होगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, तुमने मेरा काफी प्रीशियस टाइम वेस्ट कर दिया। जो सुन दोही को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और विश करके जाती कि दोबारा हमारी मुलाकात कभी ना हो। तो गुवोन कचरा साफ करने के लिए उस न्यूज़पेपर को वॉशरूम में फेंक आता है, जिससे वो सारे गुंडे बाहर आ जाते हैं। इधर दोही कंपनी वापस जा रही थी, लेकिन उसका मूड बहुत ही ज्यादा खराब था गुवोन की वजह से, तो वो मिशन से उस आर्टिकल के पीछे कौन था इसके बारे में पूछती है। मिशन बताती है कि ये काम आपका नाम खराब करने के लिए मैडम जू की बेटी सुआन का है, जो कि मेरे ग्रुप के एक सब्सिडियरी कंपनी मेरे अपैरल कंपनी की प्रेसिडेंट है। जो सुन दोही कहती कि आखिर ये लोग मुझे शांति से रहने क्यों नहीं देते। तभी ट्रैफिक में एक बिल्डिंग के ऊपर दोही मेरे ग्रुप के बारे में एक न्यूज देखती है कि अभी मेरे ग्रुप के अंदर पावर स्ट्रगल चल रही है, यानी कि मैडम जू के बाद कौन कंपनी का चेयरपर्सन बनेगा। इसको लेकर कंपनी के ओनर्स के बीच फाइट शुरू हो चुकी है, जिससे फ्लैशबैक शुरू होता है मेरे ग्रुप के बारे में, जिसे एस्टेब्लिश किया था मैडम जू ने, जिनके 2 बच्चे हैं, बड़ा बेटा नोसुक जिसे मैडम जू मेरा ग्रुप संभालने के काबिल नहीं मानती, दूसरी छोटी बेटी सुआन जिसका हस्बैंड अब्रॉड में रहता है, क्योंकि सुआन को बचपन से पेरिस में रहने का बहुत मन था। तो सुआन के ट्विंस बच्चे हैं ऑस्टिन और जस्टिन, और नोसुक का एक बेटा है। वहीं मैडम जू का एक भाई भी है, जिनका बेटा जूसियोक भी इस पावर स्ट्रगल का कंटेंडर है, क्योंकि वो भी मैडम जू के दूसरी कंपनी संभालता है। और आखिर में मैडम जू को जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा है वो है हमारी दोही, जिसे मैडम जू ने आज से 17 साल पहले अडॉप्ट किया था। तब से वो मैडम जू के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, और उन्होंने अभी तक सिर्फ दोही को ही अपना सारा काम संभालने का परमिशन दिया है, जिस वजह से मैडम जू के बच्चों को वो पसंद नहीं है। मगर मैडम जू के रहते वो उसे कुछ भी कह भी नहीं पाते, मगर दोही को ये साफ पता है कि वो इन सब के लिए एक वायरस की तरह है, जिसे ये सभी उनके साथ देखना नहीं चाहते। मगर मैडम जू दोही के बिना कुछ भी काम नहीं करती। कमिंग बैक टू प्रेजेंट, दोही को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, जिसका नाम था तेजुन, जो मेरे ग्रुप के फाइनेंशियल टीम का हेड था। वो दोही को बताता है कि मेरे पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे आप मेरे ग्रुप के चेयरपर्सन बन सकती है, मगर मिस्टर तेजुन वो बात फोन पर नहीं बताएंगे बताते हैं, तो अगर उसे इस बारे में जानना है तो उसे बाद में कांटेक्ट करने के लिए कहता है। दोही इससे पहले उससे कुछ पूछती वो कॉल काट देता है, मगर दोही को इस पावर स्ट्रगल में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसीलिए वो मिशन से कहती कि अब ये लोग मुझे भी इस पावर स्ट्रगल का हिस्सा बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। तभी उसे मैडम जू का मैसेज आता है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि लगता है मेरा टाइम आ गया है, फिर मिलेंगे हेवन में। जो देखकर दोही काफी घबरा जाती है, इसलिए वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जहाँ वो मैडम जू को देखकर बहुत ज्यादा रोने लग जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैडम जू अब नहीं रही। लेकिन वो तो अपनी आंखें खोलकर कहती है कि अब चिल्लाना बंद करो, मैं बस सो रही थी। जो सुनकर दोही को चैन पड़ता है, लेकिन वो उनके इस मजाक से गुस्सा होकर जाने लगती है। मैडम जू उसे वापस बुलाती है, दोही तो उन पर गुस्सा करने लग जाती है। जो सुन मैडम जू कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी नहीं मरूंगी, जिस पर दोही कहती कि गॉड झूठे लोगों को हेवन में नहीं आने देते। मैडम जू कहती कि इसीलिए तो मैं अच्छे काम करती हूँ, याद से हर हफ्ते काफी सारे पैसे डोनेट करती हूँ, जरूरतमंदों की हेल्प करती हूँ, इसलिए मेरे अच्छे काम देखकर भगवान मुझे एंट्री दे ही देंगे।
करेंगे। तो दोही उन्हें मजाक बंद करने के लिए कहती है। तो मैडम जो कहती है कि एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, जो कि उसका बर्थडे केक होता है। दोही कहती है आपको पता है ना कि मैं बर्थडे नहीं मनाती। इस पर वो कहती कि इसीलिए तो मैं ये केक लाई हूँ ताकि तुम्हारे साथ इन अच्छे पलों को मैं याद रखूँ, क्योंकि मेरी मरने की तो उम्र हो ही चुकी है। वैसे मेरे मरने के बारे में सुनकर तुम्हें कैसा फील हुआ? तुमने हमारी सारी मेमोरीज को याद किया? दोही कहती है हाँ, किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। इस पर मैडम जो कहती है कि इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि मेरी बात मानो, आखिर कब तक तुम ऐसे रिबेलियस बनकर रहोगी? तुम बचपन से ऐसे ही हो, घर से भागकर कॉलेज चली गई। दोही कहती क्योंकि आप पहले ही दिन इतनी लंबी कार लेकर मुझे पिक करने के लिए पहुंच गई थी। जिस पर वो कहती कि क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि दूसरे बच्चे तुम्हें किसी ऑर्फन चाइल्ड की तरह ट्रीट करे। इस पर दोही कहती कि फिर आपने मेरे कॉलेज के बॉयफ्रेंड को पैसे देकर ब्रेकअप करने के लिए क्यों कहा? मैडम जो कहती कि क्योंकि मुझे उसकी वाइब पसंद नहीं थी और वो तुम्हारे लिए सूटेबल तो बिल्कुल भी नहीं था। देन दोही से ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताती है कि बहुत ही खराब गया। मैडम जो कहती कि लुक्स पर ध्यान मत दो, वो लड़का अच्छा है भले ही वो कैसा ही दिखता हो। दोही कहती कि सिर्फ शक्ल ही तो उसकी अच्छी है, बाकी वो बहुत ही बदतमीज और रूड किस्म का लड़का है। मैडम जो कहती कि क्या वो तुम्हें हैंडसम लगा? फिर वो उसका फोटो निकालकर उससे पूछती कि क्या ये रियल लाइफ में अच्छा दिखता है? दोही फोटो देकर पूछती कि आखिर ये है कौन? मैं तो गुवोन नाम के लड़के से मिली थी। ये कहकर उसका कार्ड दिखाती है। तो ये लोग मिशन को बुलाते हैं, जो पता करके बताती है कि उस मैच मेकिंग कंपनी से एक गलती हो गई थी। उन्होंने उसी रेस्टोरेंट के दूसरे ब्रांच का एड्रेस दे दिया था, इसीलिए जिस लड़के से आप मिली वो कोई दूसरा ही था। दोही को भी रियलाइज होता है कि इसीलिए वो इतना ज्यादा चिढ़ रहा था। इधर हम गुवोन को देखते हैं, जो उसके इंस्टीट्यूशन के एक ऑडिटोरियम में आता है, जहाँ गायोंग नाम की लड़की एक ट्रेडिशनल डांस प्रैक्टिस कर रही थी। वही सीट पर उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था, जिसका नाम था पार्क, और ये वही 200 साल पहले जोसन एरा का वो भूखा आदमी था, जिससे गुवोन ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था 10 साल का, जिस कॉन्ट्रैक्ट को गुवोन ने काफी ज्यादा एक्सटेंड कर दिया है, इसीलिए वो अभी भी जिंदा है। इधर मैडम जो मिशन से कहकर गुवोन को कॉल लगवाती है, और इनके मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से दोही ने जो उसका टाइम वेस्ट किया उसका कॉम्पेंसेट करने की बात करते हैं, लेकिन गुवोन तो रूडली मना कर देता है। जोसन दोही कहती है कि देख लिया ना, ये कितना ज्यादा रूड था। और मैडम जो कहती है कि जो हुआ जाने दो इसे, लेकिन तुम जल्दी से अपना पार्टनर ढूंढ लो और शादी कर लो, क्योंकि मैं मरने से पहले तुम्हारी शादी देखना चाहती हूँ, जिसकी तैयारी मैंने कर रखी है। ये कहकर वो अंगूठी का बॉक्स निकालती है, जिसमें 2 अंगूठी थी। दोनों को ही वो दोही की उंगली में पहना देती है और कहती कि अपना सुटेबल पार्टनर मिलते ही बिना देर के ये अंगूठी पहना देना, तब तक इसे पहने रखना। देन उसका बर्थडे केक निकाल कर कहती है कि 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं तुम्हारे पेरेंट्स के डेथ को, उसे भूल कर अपना बर्थडे सेलिब्रेट करो। जिससे हमें समझ आता है कि उसके बर्थडे के दिन ही उसके मॉम एंड डैड की डेथ हुई थी, इसीलिए दोही अपना बर्थडे नहीं मनाती। लेकिन मैडम जो के लिए दोही हैप्पीली बर्थडे मनाती है और उनके अच्छे हेल्थ की विश करती है। मैडम जो फिर से उसके लिए लड़का ढूंढने के लिए लग जाती है, जो देखकर दोही वहाँ से काम का बहाना देकर भाग जाती है। इधर दोही के कॉल आने की वजह से गुवोन को अपने केक की याद आ जाती है, इसीलिए वो चिढ़कर जाने लग जाता है। तभी पार्क आकर उसे पूछने लग जाता है कि आप इतने चिढ़े हुए क्यों लग रहे हैं? गुवोन कहता है कि क्योंकि मुझे अपना फेवरेट केक खाने को नहीं मिला इसीलिए। पार्क पूछता है कि फिर आप इतने टाइम कहाँ बिजी थे? गुवोन कहता है कि एक ब्लाइंड डेट। उसने ये कहा था कि स्टेज में डांस कर रही गायोंग चिल्लाकर कहती कि डेट? आखिर तुम किसे डेट कर रहे हो? क्या वो लड़की मुझसे ज्यादा खूबसूरत है? कहीं तुमने उसके साथ नाइट स्पेंड तो नहीं किया? गुवोन तो उसकी बातें सुनकर शॉक्ड रह जाता है, कहता है कि इसे इतनी दूर से कैसे सुना दिया। गुवोन तो काम का बहाना देकर पार्क को लेकर यहाँ से भाग जाता है। इधर मिस्टर तेजिन जो दोही को इन्फॉर्मेशन देने वाला था, उसे एक आदमी मार देता है। इधर गुवोन अपने पावर से अपना सारा ऑफिशियल काम कर रहा था, तभी यहाँ पे गायोंग चिल्लाते हुए पहुंच जाती है कि आखिर वो लड़की है कौन जिसके साथ तुम डेट पर गए थे? पार्क आकर उसे समझाता है कि ऐसी कोई बात नहीं थी, बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तो हमें पता चलता है कि पार्क और गायोंग दोनों ही पिछले जन्म से गुवोन के साथ हैं और गायोंग को गुवोन पे क्रश भी होता है, लेकिन गुवोन को वो दोनों ज्यादातर इरिटेट ही करते थे, इसीलिए वो उन्हें कहता है कि तुम दोनों को मैंने बेकार ही जिंदा रखा है। पार्क कहता है हाँ हाँ पता है, आप अकेले नहीं रहना चाहते इसीलिए तो आपने हम दोनों को जिंदा रखा है। पर गुवोन थोड़ा अकड़ दिखाते हुए कहता है कि मैं एक इमॉर्टल डेमन हूँ, मैं इतने सालों से अकेला रहा हूँ, मुझे क्यों तुम दोनों की जरूरत पड़ेगी? तुम्हें क्या पता इमॉर्टल होने का अलग ही मजा है, जिसे तुम इंसान कभी नहीं समझ सकते। ये कहकर वो उन्हें काम पे लगने के लिए कहता है। दूसरी ओर हम दोही को देखते हैं, जो एक बीच पर आती है जहाँ वो अपने मॉम डैड के साथ आया करती थी। तो यहाँ पर वो अपने मॉम एंड डैड को याद करती है और यहाँ पर उनके साथ बिताए हुए पलों को याद कर रही होती है। रात हो जाती है, हम गुवोन को देखते हैं क्लॉक टावर के ऊपर, जिसे आज कुछ अजीब लग रहा था। दूसरी ओर हम दोही को देखते हैं, जो रात के 12 बजे तक बीच पर ही होती है। 12 बजने के बाद वो कहती है कि आखिरकार मेरा श्रापित बर्थडे खत्म हुआ। तभी एक कैब का ड्राइवर आता है और कहता है कि आपकी गाड़ी आ चुकी है। इसमें दोही बैठ जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसके फोन पे नोटिफिकेशन को चेक करती है, इसमें वो देखती है कि उसने जो कैब बुक किया था उसकी लोकेशन अभी भी 17 मिनट दूर दिखा रही है। अभी वो ड्राइवर को देखती है जिसके गले पर खून के निशान थे, तो उससे पूछते कि आखिर तुम हो कौन? तो हम देखते हैं कि ये वही किलर था जिसने मिस्टर तेजिन को मारा था। तो वो ड्राइवर गाड़ी रोककर कहता है कि ये पूछो कि तुम आखिर क्यों मरने वाली हो? कहकर वो उसे क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश करने लग जाता है। जिस बीच वो उसे बताता है कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। इतने में वो उसका मुंह दबाकर बेहोश कर देता है, लेकिन दोही ने नाटक किया था बेहोश होने का, इसलिए वो उस आदमी को धक्का देकर कार से बाहर निकल जाती है और भागने लग जाती है। और ये वही एपिसोड के शुरुआत का सीन था। इधर क्लॉक टावर के ऊपर से गुवोन अपने शिकार को ढूंढ रहा था, जिसकी कोई विश हो या फिर उसे किसी तरह की मदद चाहिए। तभी उसकी नजर पड़ जाती है दोही पर, तो उसकी तरफ इशारा करके कहता है कि मिल गई। तो उधर दोही भागते हुए जा रही थी,
तभी सामने की ओर से गुवान आ जाता है, जिसे देखकर वो तो हैरान होती है और उसके दिमाग में यही सब बातें चल रही थी कि आखिर वो मुझे बचाने आ रहा है या फिर मारने। उसे शक भी हो रहा था कि कहीं एक किलर और वो एक साथ मिले हुए तो नहीं है। पर जो भी वो गुवान की ओर भाग कर जाती है और उसे हेल्प करने के लिए कहती है, पर गुवान कहता है इससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक डील करनी होगी। दोही कहती कि अभी इन सब का टाइम नहीं है। उसके हाथ में चाकू है, दिखाई नहीं देता। गुवान कहता है ठीक है फिर देख लो तुम, मैं जा रहा हूँ। दोही उसे रोककर डील के लिए मान जाती है। गुवान कहता है कि वैसे तो मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने से पहले किसी की हेल्प नहीं करता, पर इस आदमी को देखकर मेरे हाथों में खुजली हो रही है। ये बोलकर वो उसे मारने जाता है। मौका देकर दोही यहाँ से कार के पास भाग जाती है। वो कार स्टार्ट करने जा रही थी कि तभी गुवान उस किलर को कार के ऊपर फेंक देता है, जिससे दोही तो काफी घबरा जाती है। तभी गुवान उसकी ओर आ रहा था और उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, जो देख दोही तो घबराकर कार से निकल जाती है और ब्रिज के उस पार छुप जाती है। तो गुवान उसके पास आता है, उसकी ओर हाथ बढ़ाकर कहता है कि तुम्हें हमारी डील तो याद है ना। दोही जैसे ही उसका हाथ होल्ड करती है, गुवान के हाथ में जो होली क्रॉस का निशान था वो ग्लो करने लग जाता है। दोनों एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं कि इतने में वो किलर कार को बहुत ही तेजी से भगाकर उनकी ओर आने लगता है, जिसे देख दोही तो डर जाती है। पर गुवान चुटकी मारता है उसे देखकर, लेकिन उसकी पावर काम नहीं करती। दोही का हाथ तो डर के मारे छूट जाता है और वह नीचे गिरने लग जाती है। तो गुवान उसके साथ ही कूद जाता है, लेकिन पानी के अंदर गुवान बेहोश हो जाता है। वो तो नीचे डूबते हुए जा रहा था। दोही तो ऊपर उठने लग जाती है, पर गुवान को डूबता हुआ देखकर वो उसे बचाने के लिए नीचे आती है, पर वो उसे ऊपर नहीं खींच पा रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ होल्ड करती है उसे खींचकर ऊपर उठाने के लिए, तभी गुवान के हाथ का होली क्रॉस दोही के हाथ में ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद वो भी बेहोश हो जाती है। सीन कट होता है, जैसे ही दोही को होश आता है तो वो समंदर के किनारे पे थी। गुवान के हाथ से वो होली क्रॉस का टैटू गायब देखकर वो तो परेशान हो जाता है, क्योंकि उस होली क्रॉस के निशान में ही उसकी पावर्स थी। दोही होश में आने के बाद गुवान के पास जाती है और कहती है कि थैंक गॉड हम दोनों बच गए। पर उसका सर अब भी चकरा रहा था। वो अपने सर पे जैसे ही हाथ रखती है, गुवान उसके हाथ में होली क्रॉस देख लेता है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है, उसे देखकर तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका होली क्रॉस दोही के हाथ में कैसे चला गया। तभी पानी की लहरें पत्थरों से टकराती है और उनके ऊपर गिरने वाली होती है, पर तभी दोही के हाथ का वो होली क्रॉस ग्लो करता है और पानी उनके ऊपर ही रुक जाता है, जो देखकर दोही तो टोटल शॉक्ड रह जाती है। वहीं गुवान भी शॉक्ड था, इसीलिए क्योंकि थोड़ी देर पहले तो उसकी पावर्स काम नहीं कर रही थी, तो फिर अचानक से उसकी पावर्स वापस कैसे आ गई। तो ही उससे शॉकिंगली पूछती है कि आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर और तुम क्या हो। पर गुवान उल्टा उससे पूछता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। दोनों शॉकिंगली एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं। तभी दोही बेहोश हो जाती है, तो गुवान उसे होल्ड कर लेता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है पानी में इनके गिरने के बाद का, जब गुवान के हाथ से वो होली क्रॉस दोही के हाथ में ट्रांसफर हुआ तब भी दोही बेहोश हो गई थी। पर फिर उसके जस्ट बाद गुवान को होश आ गया था और उसी ने दोही को बाहर निकाला था। इधर दोही को हॉस्पिटल में होश आता है तो उसके दिमाग में वही पानी में गिरने वाला सीन चल रहा था। वो काफी ज्यादा घबरा कर उठ जाती है और मिशन को बताती है कि मुझे एक बहुत ही बुरा नाइटमेयर आया था, जिससे अभी उसका सर बहुत दुख रहा है। लेकिन तभी गुवान अचानक से उसका सर दबाने लग जाता है और उसे यहाँ देखकर दोही शॉक्ड होती है। वहीं गुवान तो बड़े प्यार से उसकी केयर कर रहा था, कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कितना ज्यादा परेशान था, अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया। दोही को लग रहा था कि वो अब भी उसके सपने में है, पर गुवान बड़े प्यार से कहता है कि मैं कोई सपना नहीं हूँ, मैं सच में तुम्हारे साथ हूँ। दोही मिशन की ओर देखती है तो मिशन उसे बताती है गुवान ने ही मुझे आपके कंडीशन के बारे में बताया, तभी हम आपको यहाँ पर ले आए हैं। हॉस्पिटल देखकर दोही तो परेशान हो जाती है कि आखिर मैं कब से यहाँ पर बेहोश थी। मिशन बताती है कि 5.5 घंटे हो गए। गुवान फिर से उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हारा सर चकरा तो नहीं रहा, या हाथ पैर मूव करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है। उसकी ये सारी हरकत देखकर दोही उससे कहती है कि आखिर तुम इतना अजीब क्यों बिहेव कर रहे हो। पर गुवान तो अभी उसकी केयर करने में लगा हुआ था, कहता है कि डॉक्टर ने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा है, इसीलिए थोड़ी देर आराम करो। दोही तो शॉकिंगली उसे घूरने लग जाती है। मिशन ये सब देखकर डॉक्टर को बुलाने की बात करके बाहर चली जाती है। जिनके जाते ही दोही उससे पूछती है कि चल क्या रहा है, तुम आखिर क्या कर रहे हो। गुवान जमीन पे अपना रुमाल फेंककर गुस्से से कहता है कि वही तो मैं सोच रहा हूँ कि चल क्या रहा है। दोही पूछती है कि तुम इतने जेंटल कैसे बन गए, वो भी मेरे साथ। गुवान कहता है तुम्हें तो कहा था कि अगली बार जब भी मिलो तो पोलाइटली बात करो। दोही कहती है इतना भी पोलाइट नहीं होना था, अब मिशन को लगेगा कि हम दोनों डेट कर रहे हैं। देन पूछते कि उस आदमी का क्या हुआ जिसने हम पर हमला किया था। गुवान कहता है कि मैंने पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, वो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। देन वो दोही के हाथ में अपने होली क्रॉस को देखते हुए उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। दोही कहती है बस मेरी बॉडी में थोड़ी पेन हो रही है, तुम्हारा बताओ। गुवान कहता है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, इसीलिए तुम्हारे जगने का वेट कर रहा था। ये कहकर उसके हाथ की ओर इशारा करता है। दोही इसे देखकर कहती कि ये टैटू मेरे हाथ में कैसे आया, कितना भद्दा दिख रहा है। ये कहकर वो उसे मिटाने की कोशिश करने लग जाती है। तो गुवान उसे रोकने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है, लेकिन दोही तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो पानी वानी मार के उसे मिटाने की कोशिश करने लग जाती है। वहीं गुवान उसे रोकने के लिए कहने लग जाता है कि इसे कुछ मत करना, तुम इसे खराब कर दोगी। तभी अचानक दोही को कल रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। उनका पानी में गिरना, फिर किनारे के पास पानी उनके ऊपर उछलकर हवा में रुक जाना, इससे वो तो शॉक्ड रह जाती है। पर दोही कहती कि शायद मैंने कल रात कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया था। देन वो गुवान से पूछने लग जाती कि तुम मेरे साथ थे, फिर हम लोग कहाँ पर गए थे, और ये भद्दा सा टैटू मेरे हाथ में किसने लगा दिया। मैं इस टैटू को निकालने के लिए जा रही हूँ, लेकिन गुवान उसके सामने जाकर कहता है कि नहीं जा सकती। दोही तो उसे धमकाने लग जाती कि मेरे सामने से हट जाओ वरना। पर गुवान कहता है कि मैं नहीं जाने दूंगा। पर दोही उसका हाथ हटाकर जाने लगती है, लेकिन गुवान फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि मेरी
टैटू को छूने के बारे में भी मत सोचना। दोही कहती ये मेरा हाथ है। गुवोन कहता है पर ये मेरा टैटू है जो पता नहीं कैसे तुम्हारे हाथ में चला गया है। दोही कहती क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन गुवोन तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ता, कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, पता नहीं तुम मेरे टैटू के साथ क्या करोगी। दोही कहती ये लास्ट वार्निंग है, मैं 3 तक काउंट करूंगी। 3 काउंट करने पर भी जब वो हाथ नहीं छोड़ता तो वो थप्पड़ मारने जाती है। तभी गुवोन का पावर काम करने लगता है, इससे वो दोही के दूसरे हाथ को रोक लेता है। दोही अपना हाथ मूव नहीं कर पा रही थी, ये देखकर वो तो हैरान थी, इसीलिए वो उसे मूव करने की कोशिश करती है मगर कोई फायदा नहीं होता। गुवोन देखता है दोही के हाथ में होली क्रॉस ग्लो कर रहा था, पर जैसे वो दोही का हाथ छोड़ता है उसकी पावर वापस चली जाती है और दोही जो बहुत ही दम लगाकर अपना हाथ मूव करने की कोशिश कर रही थी, उसके हाथ का जोरदार तमाचा पड़ता है गुवोन के गाल पर, जिससे गुवोन तो दूर जाकर गिरता है। दोही कहती मैंने जानबूझकर जोर से नहीं मारा, मैं तो बस अपना हाथ मूव करने की कोशिश कर रही थी। पर अब गुवोन तो गुस्से में कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा टैटू चुराने की, जबकि मैंने तुम्हें बचाया था। दोही कहती मैंने क्या चुराया। गुवोन कहता है कि अच्छा होता अगर मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया होता। दोही कहती ओ हेलो मिस्टर, मैंने तुम्हें कल डूबने से बचाया था, तुम तो पानी में बेहोश हो गए थे, वो मैं थी जिसने तुम्हें बाहर निकाला था और अब तुम मेरे हाथ का टैटू चाहते हो। तो दोनों की बहस चालू हो जाती है किसने किसको बचाया था इस बात को लेकर। तभी मिशन डॉक्टर को लेकर वहाँ पर पहुँच जाती है। तो डॉक्टर दोही को चेक करते हैं, बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है, बस उन्हें थोड़ी रेस्ट की जरूरत है, फिर ठीक हो जाएंगी। ये बताकर वो चले जाते हैं। तो दोही गुवोन को भी यहाँ से निकल जाने के लिए कहती है, पर गुवोन नहीं जाता। थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं जो उससे और कुछ पूछताछ करने के लिए आए थे। गुवोन को वहाँ देकर वो दोनों के बारे में सवाल पूछने लग जाते हैं कि हमें पता चला कि आप दोनों साथ में थे और आपकी पहली मुलाकात एक डेट से हुई थी, तो क्या इसके बाद आप दोनों शादी करने वाले हैं। जो सुन दोनों चिल्लाकर साथ में नहीं जवाब देते हैं। दोही कहती है मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। गुवोन कहता है मैं पूरी जिंदगी शांति से सिंगल रहना चाहूंगा। तो मिशन पुलिस वालों को कंफर्म कर बताती है कि हाँ दोनों डेट पर ही मिले थे। इससे पहले दोनों की बहस शुरू होती गुवोन के फोन में एक अलर्ट मैसेज आता है किसी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुआ है, यानी कि उसे उस आदमी का सोल कलेक्ट करने जाना होगा। इसीलिए वो दोही को अपना ख्याल रखने के लिए कहता है, स्पेशली अपने हाथ का, और फिर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। इधर मिशन दोही के एक्सीडेंट के न्यूज को बाहर स्प्रेड होने से रोकती है। पुलिस से भी रिक्वेस्ट करती है उसका नाम कहीं पर भी ना डालने के लिए, और उसके एक्सीडेंट के बारे में तो उन्होंने मैडम जू को भी नहीं बताया था, क्योंकि दोही नहीं चाहती थी कि उन्हें फिक्र हो या फिर उसके इस एक्सीडेंट के न्यूज से उनकी कंपनी को कोई नुकसान ना हो। इधर गुवोन अपने ऑफिस पहुंचता है तो वो देखता है कि बटलर पार्क उसकी चेयर पे बैठकर डेमंस की किताब पढ़ रहा था। गुवोन को देखते ही वो किताब को छुपाने लग जाता है, पर उसने देख लिया था इसीलिए वो उसे किताब वापस करने के लिए कहता है। लेकिन पार्क तो किताब लेकर भागने ही लग जाता है, कहता है कि मुझे भी इसे पढ़ने का हक है। ये कहकर वो भागते हुए ही किताब पढ़ने लग जाता है। इसमें वो एक जगह पढ़ता है कि अगर डेमंस नया डील नहीं कर पाए या फिर किसी इंसान का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने के बाद उसकी सोल टाइमली कलेक्ट नहीं कर पाया तो उस डेमन को स्पॉन्टेनियस फायर में जला दिया जाता है, यानी कि उस डेमन को ना खत्म होने वाली आग में मिलियन सालों तक जलने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो सुन पार्क हैरान होता है तो गुवोन उसे बुक छीनकर उसे डांटने लग जाता है। तो पार्क कहता है कि मैं आपका बटलर हूँ, इतने सालों से हम साथ हैं एक फैमिली की तरह, तो मैं इस बुक को क्यों नहीं पढ़ सकता। पर गुवोन पूछता है कि तुम्हें ये मिला कहाँ से, मैंने तो उसे अच्छी जगह पर छुपाया था। पार्क बताता है मैं बस साफ सफाई कर रहा था, फिर अचानक से मुझे ये बुक मिल गई। वैसे इस बुक में ऐसा क्या है। गुवोन कहता है इस बुक में मेरे बारे में लिखा हुआ है। पार्क उसे बात निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन गुवोन कहता है कि जो भी हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इससे दूर ही रहना। देन वो इस किताब को अपने लॉकर में रख देता है। देन पार्क उससे पूछता है कि क्या सच में अगर आपने कोई डील नहीं किया तो आपको मिलियन सालों तक जला दिया जाएगा। गुवोन कहता है हाँ यही सच है। पार्क को उसकी फिक्र हो जाती है तो उससे पूछता है कि आपको नया डील कितने दिन में करना पड़ता है, वीकली या फिर मंथली। गुवोन कहता है पता नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, इसीलिए तो मैं बहुत चिढ़ा हुआ हूँ, पर अभी ये सब छोड़ो। और दोही का बिजनेस कार्ड उसे देकर कहता है कि इसके बारे में पता करो, इसकी फैमिली, ब्लड टाइप, इसका पुराना रिलेशनशिप, कॉलेज स्कूल के रूममेट से लेकर क्या पसंद है क्या ना पसंद है सब कुछ पता करो। तो पार्क पूछता है कि ये लड़की है कौन और आपको इसके बारे में इतना क्यों जानना है। जोसन गुवोन उसे गुस्से से देखता है, पर पार्क उसे कहता है कि कहीं ये आपकी कल वाली डेट तो नहीं है जिसकी वजह से आपका फेवरेट केक खाना मिस हो गया। गुवोन कहता है ये चोर है। तो पार्क मस्ती करते हुए कहता है कि क्या इसने आपका दिल चुरा लिया। गुवोन का तो वैसे ही दिमाग खराब हुआ था, ऊपर से पार्क का मजाक सुनकर उसे तो और ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए वो उस पर अपना पावर यूज करता है। उसे याद आता है कि उसके पास तो पावर्स ही नहीं है, इसीलिए वो अपना हाथ जल्दी से नीचे कर लेता है। पार्क ने नोटिस कर लिया था कि उसके हाथ से वो होली क्रॉस का निशान गायब हो चुका है, तो उससे पूछता है कि क्या कुछ मिसिंग है। गुवोन तो बहाने मारने लग जाता है कि नहीं तो सब कुछ ठीक है। थोड़ा इधर उधर झांकने लग जाता है ताकि पार्क को पता ना चले। लेकिन पार्क कहता है कि आपका टैटू कहाँ गया और आज आप इतना अजीब क्यों लग रहे हैं। गुवोन तो अपनी नजरें चुराते हुए कहता है कि नहीं तो सब कुछ ठीक है। लेकिन पार्क को डाउट हो गया था, इसीलिए वो टेस्ट करने के लिए पानी का जार उठाकर गुवोन पे फेंकता है। गुवोन चुटकी मारकर उसे रोकने जाता है, पर उसकी तो पावर सी चली गई थी, जो देखकर पार्क भी हैरान रह जाता है। और वो तो सोच में ही खो जाता है कि अगर आपके पास पावर्स नहीं है तो फिर आप अपने काम भी नहीं कर पाएंगे और आपको मिलियन साल के लिए जला दिया जाएगा। फिर हमारा क्या होगा, हमें सैलरी कौन पे करेगा। मैंने अभी अभी तो लोन लेकर एक कार खरीदी है। पर उसकी बातें
सुन गुवान को गुस्सा आता है। वो कहता है कि अभी तुम्हें अपनी कार की पड़ी है, इधर मेरी पावर चली गई है। तो पार्क कहता है कि क्या सच में पावर चली गई है? तो गुवान थोड़ा बहाना मारते हुए कहता है कि नहीं, कहीं पावर गई नहीं है, वो मैंने बस किसी को लोन पे दिया है। पार्क समझ जाता है तो वो दोही का कार्ड दिखाकर कहता है कि क्या इसने आपकी पावर चुराई है? गुवान कहता है पता नहीं यार क्या हुआ, हम दोनों पानी में डूब रहे थे, अचानक सुबह जब उठकर देखा तो मेरे हाथ का होली क्रॉस उस दोही के हाथ में ट्रांसफर हो गया था, इसलिए इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। ये कहकर वो सोल कलेक्ट करने के लिए निकल पड़ता है। पार्क कहता है कि पर आपके पास तो पावर्स नहीं है, फिर आप उस आदमी का सोल कैसे निकालेंगे? गुवान थोड़ा एटीट्यूड मारते हुए कहता है कि मैं एक डेमन हूँ ब्रो, पिछले 200 सालों से मुझे सोल्स कलेक्ट करने का एक्सपीरियंस है, इसीलिए ये काम तो मैं चुटकियों में कर दूंगा। ये कहकर वो सोल कलेक्ट करने के लिए चला तो जाता है, पर वो आदमी एक एथलीट था, वो भी एक बॉक्सर, जो गुवान की ही धुलाई कर देता है क्योंकि उसके साथ अपने बहुत सारे बंदे थे। तो गुवान उसे कॉन्ट्रैक्ट दिखाकर कहता है कि तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, इसलिए वादे के मुताबिक अपने बॉडी को छोड़ो और मेरे साथ चलो। लेकिन वो बॉक्सर तो उल्टा गुवान को ही धमकाने लग जाता है। तो गुवान कहता है कि तुम इंसान नहीं सुधरने वाले ना, ठीक है फिर एक एक करके आ जाओ, मैं सभी को दिखाता हूँ। पर वो सारे बंदे तो एक साथ गुवान की तरफ पड़ने लग जाते हैं। गुवान तो कहता है कि मैंने कहा ना एक एक करके आओ। गुवान ही डर कर पीछे हटने लग जाता है, सब लोग उसे पकड़ कर पीटने लग जाते हैं। गुवान कहता है स्पोर्ट्समैनशिप करके भी कोई चीज होती है, एक एक करके आओ। लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो गुवान कहता है कि ठीक है फिर मुझे भी अपने फॉर्म में आना पड़ेगा। तो वो एक एक करके सबकी धुलाई करने लग जाता है, पर वो लोग ठहरे बॉडी बिल्डर्स। गुवान के अटैक का उन पर कोई असर ही नहीं हो रहा था, वो लोग तो बार बार उठकर उसे मारने आ रहे थे। गुवान वाज लाइक यार अभी तो मैंने तुम सबको मारा, फिर से तुम लोग कैसे आ गए? गुवान एक बंदे को हेडबट मारता है, लेकिन उसी के सर में दर्द होने लगता है। तो उन्हें कहता है कि क्या खाते हो बे तुम लोग? ये कहकर वो सामने गया ही था कि दूसरी ओर से भी बहुत सारे बंदे पहुंच जाते हैं, जो देख गुवान काफी सीरियस होकर कहता है कि मैं ये करना तो नहीं चाहता था। ये कहकर वो अपने कोट में हाथ डालता है और जोर से अपना हाथ बाहर निकालता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। लेकिन वो तो उन्हें अपनी मिडिल फिंगर दिखाकर खिड़की से नीचे कूद जाता है, जो जाकर कचरे में गिरता है। पर अब भी भाई की अकड़ नहीं गई थी, वो नीचे से ही उसे धमकी देता है कि थोड़ी देर रुक जा बेटा, तुझे मैं सबक सिखाने के लिए जरूर आऊंगा। ये कहकर उसे मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है, तो ऊपर से बॉक्सर भी उसे मिडिल फिंगर दिखाने लग जाता है। दोनों की जैसे कंपटीशन ही शुरू हो जाती है, पर फिर गुवान वहाँ से गुस्से में चला जाता है। तब हम दोही को देखते हैं जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लेकर आ गई थी। दोही कहती कल वो गुवान अकेले रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहा था, फिर रात को जब मुझ पे उस किलर ने अटैक किया था तब भी वो अचानक से मेरे सामने आ गया था। ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, वो जरूर किसी प्लान के साथ ही मुझे अप्रोच कर रहा है। मिशन पूछते कि कैसा प्लान हो सकता है, तो ही कहती है मेरे साथ कोई डील करने की, क्योंकि उसने कल रात मुझसे यही कहा था कि वो मेरे साथ कोई डील करना चाहता है तभी वो मुझे बचाएगा, जिससे मुझे लगता है कि उसका कोई और ही मकसद होगा। तभी मिशन बताती है कि मैडम जू की बेटी सुवान ने जो उनके नए जूस के बारे में गलत आर्टिकल पब्लिश कराया था, उसकी वजह से उनके कंपनी के शेयर्स 10% डाउन हो चुके हैं। इसीलिए दोही मिशन से सुवान के शेड्यूल के बारे में पता करने के लिए कहती है, जो उससे मिलकर उसकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेगी कहती है। पर अभी वो मैडम जू से मिलने के लिए निकलती है। वहीं तरह में उस अटैकर को दिखाया जाता है जिसने की मास्क पहनकर दोही पे अटैक किया था। रूसी ने दोही को कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाले तेजिन को भी मारा था। उसके रूम में हम देखते हैं बहुत सारे मास्क पड़े हुए हैं और बोर्ड में काफी सारी लड़कियों की फोटोज भी होती है, जिनमें सभी उसका टारगेट दोही है। तो ये दोही को क्यों मारना चाहता था और मैडम जू के साथ इसका क्या रिलेशन है, ये तो हमें कहानी में आगे ही पता चलेगा। क्योंकि जब उसने दोही को मारने की कोशिश किया था तब उसने बताया था कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है। तभी उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है, वो बाहर आकर चेक करता है तो वो इस घर का मालिक होता है। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने एक्टिंग प्रैक्टिस करने के लिए इस घर को रेंट पर लिया था, पर शायद इस किलर ने उन सभी को मार दिया होगा और उन्हीं में से एक एक्टर की आइडेंटिटी लेकर यहाँ पर रह रहा है। तो घर के मालिक ने यहाँ रहने वाले आर्टिस्टों के बॉस से काफी महीनों से नहीं मिला था, इसीलिए वो उनसे मिलने की बात करता है, क्योंकि वो पहले घर का रेंट कैश में उनके घर जाकर देकर आते थे, पर आजकल इनका रेंट कोई ऑनलाइन भेज देता है, इसीलिए वो उनसे एक बार मिलने की बात करता है। तो किलर बहाना कर देता है कि वो अभी यहाँ पर नहीं है, वो किसी बिजनेस ट्रिप के लिए बाहर गए हैं। अब घर के मालिक ने उनकी टीम के साथ इस किलर को कभी नहीं देखा था, इसीलिए उससे पूछता है कि तुम शायद उनके क्रू में नए होगे, क्योंकि मैंने तुम्हें इससे पहले कभी नहीं देखा है। किलर कहता है हाँ मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले ज्वाइन किया। किलर तो और बात नहीं करना चाहता था, लेकिन घर का मालिक तो उसे सवाल करे जा रहा था, जिससे उसका दिमाग फिरने लग जाता है। तभी घर का मालिक किलर के हाथ में खून देखता है, तो उससे पूछता है कि तुम्हारे हाथ में ये खून जैसा क्या है। किलर कहता है कि स्पेशल इफेक्ट के लिए नकली खून है, हमें अगले शूटिंग में यूज करना है, पर उसे बदबू भी आ रही थी, इसलिए उसे कहता है कि एकदम रियल लग रहा है, कोई देखा तो बोलेगा कि तुमने किसी को मार डाला है। पर इससे अब किलर को गुस्सा आ रहा था। घर का मालिक कहता है कि अगर डायरेक्टर आ जाए तो मुझसे एक बार मिलने के लिए कह देना। पर किलर अब कोई और चांस नहीं लेना चाहता था, क्योंकि घर के मालिक ने उसका चेहरा देख लिया था, इसीलिए वो उसे घर की सीलिंग के लीकेज के बहाने अंदर बुलाता है और उसे भी मार डालता है। इधर दोही मैडम जू से मिलने जा रही थी, तभी उसे कल रात किलर की बात याद आती है कि तुम्हारी मौत की वजह मैडम जू है, जिससे वो कुछ सोच में होती है। फिर वो मैडम जू से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंच जाती है, जिनको भी आज डिस्चार्ज मिल गया था। तो मैडम जू को भी शेयर्स की वैल्यू गिरने के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो दोही से पूछती कि आखिर इसके पीछे किसका हाथ था। दोही उन्हें नहीं बताती कि इसके पीछे सुवान थी। वो कहती है कि मैं ये सब कुछ ठीक कर लूंगी, और जो भी इसके पीछे है उसके बारे में शिन सब कुछ पता कर रहे
रही है। कुछ भी पता चलते ही मैं आपको बता दूंगी। इसके बाद दो ही मैडम जो को उनके घर तक छोड़ने के लिए जाती है, जहाँ दोनों साथ में पौधों को पानी देती है। तो दो ही किलर की बातों को याद करके मैडम जो से पूछती है कि क्या आपने कभी मुझसे कोई बात छुपाई है। मैडम जो कहती है नहीं। तो दो ही एक और बार पूछती कि क्या आप श्योर है कि आपने मुझसे कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाई है। हम नोटिस करते हैं कि मैडम जो के एक्सप्रेशन थोड़े से बदल जाते हैं, पर वो कहती कि आई एम श्योर, मैं तुमसे कभी कोई बात नहीं छुपाती। दो ही कहती चलो फिर आपने कह दिया तो मैं मान लेती हूँ, आखिरकार सिर्फ आप ही तो हो जिस पर मैं आंख बंद करके भरोसा करती हूँ। अभी वहाँ पर जोसेओ आ जाता है जो अपनी आंटी यानी कि मैडम जू को उसके कंपनी में इयरिंग सेल्स का रिपोर्ट दिखाता है। मैडम जू एक नजर मारकर उसे फाइल लौटा देती है। जोसेओ कहता है कि आंटी कभी तो मेरी तारीफ कर दिया करो। मैडम जो कहती है कि इसमें तारीफ करने वाली क्या बात है, ये तुम्हारा काम है करना, तो तुम्हें करना ही चाहिए। जो सुन सभी हंसने लग जाते हैं। तभी दो ही ऑफिस जाने की बात करती है। जोसेओ कहता है कि रुक जाओ मैं अभी आता हूँ। मैडम जो उन दोनों को साथ में देकर कहती है कि तुम दोनों ही काफी वर्कहॉलिक हो, इसीलिए तुम दोनों की जोड़ी अच्छी जमेगी, तो क्यों ना तुम दोनों शादी कर लो और साथ में बिजनेस संभालो। दो ही कहती है आप फिर से शुरू हो गई। मैडम जो कहती है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, तुम दोनों ब्लड से तो रिलेटेड नहीं हो। जोसेओ कहता है कि क्या आंटी आप भी मजाक करती हो। दो ही कहती कि इनकी बात पर ध्यान मत दो, ये मेरी शादी कराने के लिए मरी जा रही है। मैडम जो कहती कि जब सच में मर जाऊंगी तब देखना। दो ही कहती कि गॉड इतनी जल्दी आपको नहीं बुलाएंगे, डोंट वरी। ये कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जोसेओ भी अपना कार लेकर आया था, लेकिन वो दो ही से कहता है कि मैं अपना कार लेकर नहीं आया, तो मैं तुम्हें तुम्हारी कार से ऑफिस छोड़ दूंगा। तो शायद हो सकता है कि जोसेओ सच में दो ही को लाइक करता है। अब उसने सोचा था कि दोनों अकेले होंगे, लेकिन वहाँ पर तो मिशन भी थी जो दो ही से कहती कि मिस्टर गोवान ने आपकी जान बचाई और उस डेट के लिए हमें उन्हें कॉम्पेंसेट करना चाहिए। दो ही कहती हाँ कभी मिला तो उसे पैसे दे देंगे। जोसेओ पूछता है कि आखिर ये गोवान कौन है। दो ही कहती है कोई लड़का जिसके साथ मैं ब्लाइंड डेट पर गई थी। जो सुन जोसेओ तो शॉकिंगली कार का ब्रेक दबा देता है, जिससे ये लोग तो डर जाते हैं कि अचानक से क्या हुआ। दो ही तो ठीक थी, लेकिन मिशन की नाक से खून निकलने लग गया था, इसीलिए मिशन जोसेओ को पीछे भेजकर कार चलाने लग जाती है। दोनों उससे पूछते हैं कि आप ठीक है ना। मिशन बताती है कि जब तक मैं ड्राइव करूंगी तब तक मैं ठीक रहूंगी। तो ही जोसेओ से पूछता है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या, मेरे ब्लाइंड डेट पे जाने की बात सुनकर तुमने ब्रेक क्यों लगाया। जोसेओ थोड़ा नर्वसली कहता है कि वो क्या है ना कि तुम कभी डेट या फिर शादी की बात नहीं करती, और वैसे तो अभी तुम काफी यंग हो, इसलिए आखिर तुम ब्लाइंड डेट पर क्यों गई थी। दो ही कहती है और क्या रीजन हो सकता है। जोसेओ शॉकिंगली पूछता है कि क्या तुम शादी करने वाली हो। दो ही कहती है नहीं तो मैडम जो ने मेरा दिमाग खा लिया था ब्लाइंड डेट पर मुझे भेजने के लिए, इसीलिए मुझे जाना पड़ा, वरना अभी मेरा शादी का कोई इरादा नहीं है। इस पर जोसेओ कहता है कि फिर तो मैं भी शादी नहीं करूंगा। दो ही पूछती है मैं भी से क्या मतलब। जोसेओ फिर से थोड़ा बहाना करते हुए कहता है कि वो क्या है ना कि तुम्हारे जैसे यंग लोग आजकल जल्दी शादी नहीं करते, जो कि आज ट्रेंड बन चुका है, इसीलिए मैं भी शादी नहीं कर रहा। तभी दो ही नोटिस करती है कि जोसेओ का टाई खराब है, इसीलिए वो उसकी टाई बांधने में हेल्प करने लग जाती है, पर वो भी बांध नहीं पा रही थी, लेकिन उनकी मजाक मस्ती चलती रहती है। इधर गोवान अपने डेमन मैनुअल किताब में ढूंढने की कोशिश कर रहा था होली क्रॉस के किसी इंसान में ट्रांसफर होने का रीजन और इसे वापस कैसे हासिल किया जा सकता है, लेकिन उसे डेमन बुक में भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। इसीलिए वो बटलर पार्क को कॉल करता है, उसे पूछता है उसे दो ही के बारे में क्या खास इन्फॉर्मेशन पता चला। तो पार्क उसे बताता है कि उसका ब्लड ग्रुप है AB+। करेंटली वो मेरे ग्रुप की CEO है, जिसे इंडस्ट्री में सभी लोग मेरे ग्रुप के प्रिंसेस के नाम से जानते हैं, और कंपनी में उसे डेविल बुलाया जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है अपने काम को लेकर, जिसके लिए वो कोई भी एक्सक्यूज नहीं सुनती। कंपनी में सभी लोग उससे डरते हैं क्योंकि वो परफेक्ट काम निकलवाने के लिए कुछ भी करा सकती है, इसीलिए सभी लोगों को पहले से ही तैयार होकर रहना पड़ता है कि कब दो ही उन्हें कौन सा काम करने देगी। जो ही मैडम जू के फैमिली से बिलोंग नहीं करती है, उसके पापा थे एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और उसकी मॉम एक हेयर सैलून चलाती थी, पर 17 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो चुकी थी। तब दो ही को मेरे ग्रुप की चेयरवुमन मैडम जो ने अडॉप्ट किया, क्योंकि दो ही के फादर और मैडम जो ने मिलकर मेरे ग्रुप की सबसे पहली कंपनी मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स को एस्टेब्लिश किया था। दो ही बचपन से ही काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और वो बहुत ही ज्यादा मेहनती भी थी, जिस वजह से वो स्कूल कॉलेज और हर जगह पे टॉप पे रहती थी। उसने काफी जल्दी अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया था और कॉलेज में रहते ही उसने एक डेजर्ट कंपनी शुरू किया था, जो कि 7 सालों में कोरिया की नंबर 1 F&B कंपनी बन चुकी है, यानी कि मेरा F&B कंपनी। इधर दो ही ऑफिस पहुंचती है तो सभी लोग जल्दी से काम पर लग जाते हैं और आते ही वो काम पे लग जाती है। उस आर्टिकल की वजह से जो उनके कंपनी का नाम खराब हुआ था और स्टॉक्स की वैल्यू गिरी थी, उसे ठीक करने के लिए वो लोग काफी सारी चीजें ट्राई करते हैं और वो मिशन से कहती कि आप बस सुवान का पता लगाओ, फिर इस प्रॉब्लम को मैं खुद ही ठीक कर लूंगी। तो मिशन सुवान का पता लगा लेती है, जो सुनते ही दो ही सभी को अपना काम कंटिन्यू रखने के लिए कहती है और वो सुवान से मिलने के लिए निकल जाती है। मिशन उसके साथ जाएगी कहती है क्योंकि उसे दो ही की फिक्र हो रही थी, लेकिन दो ही कहती कि मुझे अपना काम खुद ही करना होगा, इसलिए आप टेंशन मत लो, मैं उस सुवान को संभाल लूंगी। इधर बटलर पार्क गोवान को बताता है कि दो ही अभी कोई भी रिलेशनशिप में नहीं है, उसके पुराने रिलेशनशिप ज्यादा टाइम तक चले नहीं क्योंकि वो बस काम में ही बिजी रहती थी, तो मैं उसके बारे में इतना ही पता लगा सका। जो सुन गोवान कहता है कि अब मुझे वही करना होगा जिसमें मैं बेस्ट हूँ। बटलर पार्क पूछता है कि फिर आप क्या करने वाले हो। गोवान कहता है कि इंसानों को जाल में फंसाने के काम में। इधर हम सुवान को देखते हैं जो कि नया ड्रेस खरीदने के लिए एक शॉप पर आई थी, जहाँ के मैनेजर से वो कहती है कि दो ही के शेयर्स 10% डाउन हो चुके हैं, तो उसे कितने का लॉस हुआ होगा। मैनेजर बताता है कि 260 बिलियन वॉन का। सुवान कहती है कि अभी तो बस शुरुआत है, वैसे अभी मुझे उसे एक फ्लावर बुके तो भेजना ही चाहिए इस मुसीबत के टाइम में गुड लक विश करने के लिए। तभी उसके पीछे से दो ही कहती कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। सुवान दो ही को यहाँ देखकर तो हैरान होती है और पूछती कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने कंपनी में होना चाहिए, तुम्हारी कंपनी की
सिचुएशन अभी खराब है ना। दोही कहती है कि वो तो अभी ठीक हो जाएगी, क्योंकि शेयर्स का क्या है, कभी अप चलते हैं तो कभी डाउन। लेकिन अगर किसी की प्राइवेट लाइफ एक्सपोज हो जाए तो उसका क्या होता है, तुमने कभी सोचा है। सुवान को बात समझ नहीं आती तो वो मैनेजर को बाहर भेज देती है और दोही से पूछती है कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है, तुम मुझे यहाँ ब्लैकमेल करने आई हो। दोही कहती कि मैं तुम्हें कैसे ब्लैकमेल कर सकती हूँ। ये कहकर वो उसकी कुछ फोटोज दिखाती है जिसमें सुवान किसी और लड़के के साथ थी, यानी कि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। जो देख के सुवान शॉक्ड होती है और पूछती है कि तुम्हारे पास ये सब कैसे आए। दोही कहती कि अगर तुम प्राइवेट चीजें पब्लिक में करोगी तो किसी के भी नजर में तो आ ही जाओगी। सुवान कहती क्या तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो। दोही कहती कि अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया। तभी उसे गुआन का कॉल आ जाता है जो उसे कहता है कि उस एक्सीडेंट के बाद मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, इसीलिए मुझे तुमसे मिलकर कुछ बात करनी है। दोही कहती पर तुम तो हॉस्पिटल में बिल्कुल ठीक थे। गुआन कहता है कि उस एक्सीडेंट का असर अभी मुझ पर हो रहा है। तो दोही उसे थोड़ी देर में एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है। फिर वो सुवान से कहती कि अब मैं शुरू करती हूँ असली ब्लैकमेल। तुमने आर्टिकल के साथ जो कांड किया है उसे एक दिन के अंदर ठीक करो। कल तक मुझे मेरी कंपनी के बारे में पॉजिटिव न्यूज मिल जानी चाहिए, वरना ये फोटोज अगर वायरल हो गई तो समझ जाना मैडम जो तुम्हारे साथ क्या करेगी। सुवान उसे धमकी देने लग जाती है कि अगर तुमने मॉम को इस बारे में कुछ भी बताया ना तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। तो ही कहती कि आखिर तुम मुझे धमकी कैसे दे सकती हो। वैसे एक बात याद रखना, मैं मैडम जो से कभी भी कोई भी बात नहीं छुपाती, इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर काम करना। और एक बात, मुझसे बिना वजह भिड़ने की कोशिश मत करना। अगर तुम्हें फाइट करनी है तो अपने भैया से करो, मुझसे नहीं। ये कहकर वो चली जाती है। इधर हम मैडम जो को देखते हैं जो कि चर्च के फादर के सामने अपनी कुछ गलतियों को कन्फेस कर रही थी। वो कहती कि मुझे पता है कि मैं मरने के बाद हेल में जाऊंगी, पर मुझे नरक में जाने से भी ज्यादा डर इस बात का है कि मुझे उसकी माफी नहीं मिलेगी। और जिससे वो माफी चाहती है वो है दोही। जिससे हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है 17 साल पहले जब दोही के मॉम एंड डैड की डेथ हुई थी एक्सीडेंट में। तो उनकी कार की ब्लास्ट होने के टाइम वहाँ पर मैडम जो भी खड़ी थी और उनके सामने ही दोही के मॉम एंड डैड की कार ब्लास्ट हो गई थी। तो आखिर दोही के मॉम एंड डैड के डेथ के पीछे का रीजन क्या था, आगे कहानी में हमें पता चलेगा। और आखिर मैडम जो दोही से क्यों माफी चाहती थी इस बारे में भी हमें कहानी में आगे पता चलेगा। तो इसी हम बटलर पार्क को देखते हैं जो सोच रहा था कि क्या बॉस अपना काम कर पाएंगे, लेकिन उसे गुआन पर पूरा भरोसा था कि वो इंसानों को बड़ी आसानी से अपने जाल में फंसा सकता है, क्योंकि बटलर पार्क खुद ही 2 बार उसका शिकार बना है। जिससे हमें बटलर के पिछले जन्म का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो होपलेस होकर सुसाइड करने जा रहा था क्योंकि उसका बिजनेस सही से नहीं चल रहा था। लेकिन तभी उसकी लाइफ में आशा की किरण बनकर एंट्री मारता है अपना हीरो, जिसे देखकर वो पहले ग्रिम रिपर समझता है। गुआन कहता है कि क्या मैं तुम्हें इतने लो लेवल का स्पिरिट लगता हूँ। बटलर कहता है कि फिर क्या आप जीसस हो। गुआन कहता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। तो बटलर पूछता है कि फिर आप कौन हो। तो गुआन उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कि होता है आत्मा को बेचने का एग्रीमेंट। इसके बदले वो उसे ऑफर देता है इस टाइम में फेमस 2000 रेस्टोरेंट का मालिक बनने का, जिससे उसकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी और उसका बिजनेस भी बहुत ही ज्यादा ग्रो करेगा। बटलर पहले की तरह इस बार भी लालच में आ जाता है और कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाता है। तो गुआन इस बार भी पिछली बार की तरह उसकी उंगली में सुई चुभा देता है, मगर इससे बटलर को उसका पिछला लाइफ याद आ जाता है, वही मछली पकड़ने वाला जिसमें उसने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी, बहुत सारी मछलियाँ खाई और उन्हें बेचकर काफी अमीर भी बन गया। लेकिन इसी तरह 10 साल तक मछलियाँ खाते खाते एग्जैक्ट 10 साल बाद वाले दिन मछली खाते हुए ही वो मर जाता है और उसकी आत्मा चली जाती है नरक में, जहाँ उसे मछलियों की आत्माओं ने बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया था। जो याद आते ही वो तो गुआन पर बरस पड़ता है और उसे मारने ही लग जाता है, लेकिन उसने इस बार भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। तो उसी तरह पिछले 2 जन्मों से बटलर उसके साथ ही है। तो वो अपना खाना एंजॉय करते हुए कह रहा था कि अगर बॉस के पास पावर्स होती तो वो किसी को भी आसानी से अपने जाल में फंसा सकते थे, पर क्योंकि उनके पास अभी पावर नहीं है तो क्या वो दोही को अपने जाल में फंसा सकेंगे। अब उसकी ये बात गायोंग सुन लेती है जो धीरे से आकर उससे पूछते है कि बॉस की पावर्स कैसे गई। इस पर बटलर के मुंह से तो बात निकल जाती है कि बॉस के हाथ से वो होली क्रॉस दोही नाम के एक इंसान के हाथ में ट्रांसफर हो गया है। लेकिन जब वो गायोंग को देखता है तो वो चुप हो जाता है, लेकिन गायोंग तो उसे चाकू के नोक पर रखकर सारी बातें उगलवा ही लेती है। इधर दोही उस जगह पर पहुंच गई थी जहाँ उसने गुआन को मिलने के लिए बुलाया था, पर उसे आसपास ना देखकर कहती है कहीं उसका कुछ और तो प्लान नहीं है। वो अपनी बीमारी का बहाना देकर मुझे ट्रिक करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, इसीलिए उसे कॉल लगाने जाती है। मगर तभी वो फाउंटेन के उस पार गुआन को आता हुआ देख लेती है। एंड अगेन गुआन का हैंडसम सा फेस देखकर अपनी दोही तो उसे देखती ही रह जाती है। तो गुआन पास आकर उसका कॉल काटता है, जिस पर दोही कहती कि देखो तो तुम कहाँ से बीमार लग रहे हो, तुम्हारा चेहरा तो जैसे शाइन कर रहा है। गुआन भाई साहब तो फुल फ्लर्ट करने लग जाता है, कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा चेहरा एकदम चमक रहा है। दोही कहती है छोड़ो ये सब, पिछली बार उस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैंने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया था, खाना भी खाया था, इसके लिए ये पैसे पकड़ो एज ए कम्पेंसेशन। गुआन कहता है कि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास भी तुम्हारे जितने ही पैसे हैं। जसुन दोही कहती है कि ठीक है फिर। ये कहकर पैसे वापस लेती है और पूछती है कि फिर तुम्हें क्या चाहिए, क्योंकि तबीयत खराब होने का तो तुमने बहाना किया था और अगर तुम किसी डील के बारे में बात करने आए हो। दोही ने इतना कहा ही था कि गुआन कहता है कि उसकी जरूरत नहीं है, हमारे बीच अब कोई डील नहीं होगी। दोही पूछती है हमारे बीच से तुम्हारा क्या मतलब है। गुआन कहता है कि मेरे सिम्टम्स सच में रियल है, तुम्हारे साथ उस एक्सीडेंट के बाद पता नहीं मेरी बॉडी में कुछ अजीब सा बदलाव हुआ है, अब तो किसी काम में मेरा
मन भी नहीं लग रहा है और ऐसा मैंने कभी भी फील नहीं किया। जिस पर दोही कहती कि फिर किसी साइकियाट्रिस्ट को दिखाओ। जिस पर गुआन कहता है नहीं, सिर्फ तुम ही मुझे ठीक कर सकती हो। ये कहकर उसका हाथ होल्ड करता है और उसे अपने थोड़े करीब लाकर कहता है कि मेरी हालत का जिम्मेदार तुम हो। तुमसे मिलने के बाद ही मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ये कहकर गुआन तो उसकी आंखों में ही देखने लग जाता है, जिससे दोही भी उसकी आंखों में देखते ही रह जाती है। सीन कट होता है, गुआन दोही को कार से कहीं ले जा रहा था। दोही उसे कहती कि मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं बस तुम्हारी हेल्प करने के लिए तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ। इसका और कोई दूसरा मतलब तुम मत समझना, जैसे कि डेट या फिर और कुछ। सामने से गुआन दोही को अपना हाथ देने के लिए कहता है। दोही सोचती कि कुछ ज्यादा ही जल्दी रोमांटिक बनने की कोशिश कर रहा है। देन वो अपना लेफ्ट हैंड उसकी ओर करती है, मगर गुआन उसके इस हाथ को साइड करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारा राइट हैंड चाहिए। दोही के हाथ आगे बढ़ाते ही गुआन उसका हाथ पकड़ लेता है और कार को बहुत ही स्पीड से भगाने लगता है। दोही तो घबराकर पूछती है कि क्या कर रहे हो तुम। गुआन कहता है कुछ नहीं, बस एक छोटी सी ड्राइव पर जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि दोही के हाथ का वो होली क्रॉस ग्लो करने लग जाता है, यानी कि गुआन के पावर्स वापस से काम करने लग गए थे। वो तो ट्रैफिक सिग्नल भी रेड से ग्रीन कर देता है और बीच ट्रैफिक से कार भगाकर ले जाता है, क्योंकि उसे रात के 12 बजे से पहले उस बॉक्सर की आत्मा कलेक्ट करना था, वरना गुआन को पनिशमेंट मिलती। दूसरी ओर हम उसी बॉक्सर को देखते हैं जो कि अपने हाथों में आत्मा बेचने वाला अग्रीमेंट लेकर आ रहा था, जिसे वो थोड़ी देर बाद फेंक देता है और अपने दोस्तों के साथ बाहर जाने की बात करने लगता है। लेकिन तभी उनके सामने से गुआन अपनी कार भगाकर लाता है और उनसे थोड़ी दूर पहले गाड़ी को टर्न करता है और बॉक्सर की ओर अपनी उंगली से इशारा करता है, जिससे वो बॉक्सर कुछ ही देर में मर जाता है। साथ ही में वो कॉन्ट्रैक्ट भी जल जाता है और गुआन के ऑफिस में उसके लाइफलाइन वाली घड़ी भी गायब हो जाती है। फिर गुआन वापस से कार को भगा लेता है। दोही पूछती कि आखिर ये सब क्या चल रहा था। गुआन कहता है कुछ नहीं, वो लोग बस मेरे दोस्त थे जिनसे मैं थोड़ी मस्ती कर रहा था। देन उससे पूछती है कि फिर अब कहाँ जाने वाले हैं। गुआन कहता है बस अब आखिरी एक काम करना है। क्या कर वो उसे एक नदी के पास वाला एरिया ले आता है जहाँ खड़ी कार्स में लोगों का रोमांस चल रहा था। जो देख दोही अपने मन में कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं जा रहा। गुआन कहता है कि हमें यहाँ कुछ करना चाहिए। दोही थोड़ा नर्वस होकर कहती कि हम बस कुछ ही दिन पहले मिले और ऐसे पब्लिक प्लेस में हम वो सब कैसे कर सकते हैं। तुम चाहे जो भी सोचो, पर मैं थोड़ी ओल्ड फैशन हूँ। पर गुआन तो कार से निकल जाता है और उसकी ओर जाकर विंडो खोलने के लिए कहता है और उसे कहता है कि चलो बाहर करते हैं। दोही कहती क्या तुम्हारा दिमाग सही है, हम लोग ऐसे पब्लिक प्लेस में ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम्हें हमारी कंट्री के लॉज के बारे में नहीं पता? तुम्हें 2 साल की जेल और 5 मिलियन का फाइन भरना पड़ सकता है। जो सुन गुआन उसके करीब आकर कहता है कि अब नदी के आसपास सैर करने पर कौन सा क्रिमिनल केस लगता है। जो सुन दोही थोड़ा सरप्राइज होती है, पर उसे समझ आ जाता है कि गुआन बस घूमने चलने की बात कर रहा था, इसीलिए वो थोड़ी एम्बेरस होकर नदी के पास आती है और उसे कहती है कि मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रही थी, बस यहाँ का माहौल और टाइमिंग देखकर मुझे वो सब लगा, बाकी मेरे दिमाग में वो सब नहीं चलता। तभी गुआन उसका हाथ होल्ड कर लेता है, उसे कहता है कि क्या तुम अपनी सांसें रोक सकती हो। तो ये सोचती कि ये मुझे सांसें रोकने के लिए क्यों कह रहा है। तभी गुआन उसे अपने करीब कर लेता है और अपना हाथ उसके फेस की ओर बढ़ा रहा था। तो ये सोच रही होती कि क्या ये मुझे किस करने जा रहा है। फिर वो धीरे धीरे उसके करीब जाने लगता है, पर अचानक अपनी डेविलिश हंसी के साथ वो दोही के साथ नदी में कूद जाता है और पानी के अंदर उसका हाथ पकड़कर दोबारा अपने होली क्रॉस को अपने हाथ में ट्रांसफर होने के लिए कह रहा था। दोही को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए वो उसे हाथ छोड़ने के लिए कहती है, पर गुआन तो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रहा था और बार बार होली क्रॉस को अपने हाथ में वापस लौटाने के लिए कह रहा था। अब जब वो दोही का हाथ नहीं छोड़ रहा था तो वो गुआन को लात मारकर अपने आप को छुड़ाकर ऊपर चली आती है और वो तो काफी ज्यादा घबरा गई थी। गुआन भी थोड़ी देर में बाहर आता है। बाहर आकर अपना हाथ चेक करता है कि ये अब भी क्यों नहीं आया। दोही तो उस पे चिल्लाने ही लग जाती है कि आखिर तुम ये क्या करना चाहते थे, मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी। दोही तो काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है और उस पे बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाती है कि आखिर मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम, तुम्हारी वजह से मैं 2-2 बार पानी में डूबते डूबते बची, पता नहीं कोई पागल मुझे मारना चाहता है। आखिर मैंने तुम सबका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ तुम सब ये कर रहे हो। गुआन उसे काम डाउन होने के लिए कहता है। दोही फिर से कहने लग जाती है कि मैं कैसे शांत रहूं, मैं अब भी मरने वाली थी, आखिर तुमने ये क्यों किया। गुआन कहता है कि मैं बस कुछ चेक करना चाहता था। दोही कहती फिर मुझे पहले बताना चाहिए था ना। गुआन कहता है कि अगर मैं तुम्हें पहले बताता तो तुम मना कर देती। इस पर दोही तो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके कार से अपना पर्स निकाल कर उस पे पैसे फेंक कर कहती है कि अब हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हमारा सारा हिसाब बराबर हो चुका है। ये कहकर वो काफी सैड होकर वहाँ से चली जाती है। तो गुआन कार में बैठकर सोचने में बिजी होता है कि अगर पानी के अंदर जाकर भी मेरा होली क्रॉस वापस नहीं आता तो फिर कैसे आएगा। इस बारे में सोच सोच कर वो तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। तभी वहाँ पर बटलर पहुँच जाता है तो गुआन उस पर भी भड़कने लग जाता है। तो बटलर उसे शांत कराता है, कहता है कि मुझे तो लगा था कि आप उसे अपने चार्म में फंसा लेंगे, पर आपने तो उसे पानी में डुबा दिया। गुआन पूछता है तू यहाँ पर क्या कर रहा है। बटलर कहता है कि आप ही ने तो मुझे दोही पर नजर रखने के लिए कहा था। तो दोनों यहाँ से निकल जाते हैं दोही को ढूंढने के लिए, क्योंकि जब तक गुआन दोही के कांटेक्ट में रहेगा बस तभी वो अपनी पावर्स यूज कर पाएगा, वरना बिना पावर के सर्वाइव करना उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इधर दोही काफी अपसेट होकर घर लौट रही थी तो दूसरी ओर हम उस किलर को देखते हैं जिसने तेजुन को जब मारा था तब उसका फोन उसने रख लिया था, पर उसके फोन में दोही के बचपन की एक फोटो थी जिसमें वो अपने मॉम एंड डैड के साथ होती है।
जो किलर उस फोन को एक लॉकर में रख देता है, जिसे एक आदमी उस लॉकर से निकालकर एक दूसरे आदमी के पास ले जाता है जो शायद उसका बॉस होगा, पर हमें अभी उसका फेस नहीं दिखाया जाता। वो उस फोन को चेक करता है जिसमें लास्ट कॉल 2 ही का होता है। हमें बस अभी उस आदमी के हाथों का ग्लव्स दिखाया जाता है। इसका मतलब था कि इसी आदमी ने किलर को 2 ही को मारने के लिए कहा था। तो आखिर ये है कौन, इसका पर्दाफाश तो आने वाले एपिसोड में ही होगा। पर आगे हमें गायों को दिखाया जाता है जिसने 2 ही के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पता कर ली थी, पर इसके बाद तो वो काफी गुस्से में तलवार के साथ डांस करने लग जाती है। वहीं तरह में मैडम जो को दिखाया जाता है जो गॉड से प्रे कर रही थी कि भगवान उसे 2 ही को सच बताने की हिम्मत दे। दूसरी ओर हमें मैडम जो के बड़े बेटे नोसुक को दिखाया जाता है जो कि रात में बर्ड्स का शिकार कर रहा था, पर उसका चेहरा देखकर हमें साफ समझ आता है कि वो इतना भी भोला भाला नहीं है। वहीं नोसुक के बेटे का भी हम एक अलग रूप देखते हैं। वो इस टाइम एक मेंटल हेल्थ क्लिनिक में होता है, जिससे अचानक अपनी बॉडी में इचिंग होने लग जाती है, जिससे अचानक से उसकी स्किन खराब होने लगती है और अचानक से उसका बिहेवियर बदल जाता है, जिससे हमें समझ आता है कि ये भी इतना सीधा साधा नहीं है। देन हम मैडम जो की बेटी सुवान को देखते हैं। उसने जो आर्टिकल पब्लिश कराया था 2 ही के प्रोडक्ट के खिलाफ में, वो उसे चेंज कराने के लिए कहती है, जिस मीडिया हाउस ने उसे पब्लिश किया था, जिसके लिए उसे बहुत सारा पैसा पे करना पड़ता है। इसीलिए उसका गुस्सा तो और ज्यादा बढ़ जाता है 2 ही के खिलाफ। इसीलिए वो गुस्से में कहते हैं कि 2 ही मैं तुम्हें मार डालूंगी। इसके बाद हम जूसियोक को भी देखते हैं और वो भी थोड़ा अजीब लग रहा था। वो 2 ही के बनाए हुए टाई को अजीब तरह से घूर रहा था। अब पता नहीं ये सब 2 ही के लिए खतरा बनेंगे या फिर क्या, ये तो आगे के एपिसोड्स में क्लियर होगा। दिन इधर हम 2 ही को देखते हैं जो काफी ज्यादा सैड होती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी रोड क्रॉस करते हुए वो न्यूज में देखती है मिस्टर तेजिन ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया है, जिससे तो वो और ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि बस कल ही तो तेजिन से उसकी बात हुई थी। वो इस बारे में सोच ही रही होती है। तभी एक बाइक तेजी से आकर 2 ही की तरफ एसिड फेंक देता है, मगर एसिड उसे लगने से पहले गुवॉन उसके आगे आ जाता है, जिससे गुवॉन की पीठ पर एसिड गिर जाता है, पर वो 2 ही को बचा लेता है। एंड टाइम पर उसने 2 ही का हाथ भी पकड़ लिया था, जिससे वो होली क्रॉस ग्लो करने लगता है। वहीं 2 ही जिसका इन सब पे कोई ध्यान ही नहीं था, वो तो गुवॉन को देखने लग जाती है। अपने मन में कहती है कि पता नहीं कौन मेरा दोस्त है कौन मेरा दुश्मन, पर मुझे जब भी जरूरत होती है ये गुवॉन मेरे सामने आ जाता है जिसे मैं नहीं जानती। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पर होता है। तो अब कहानी में आगे बहुत सारे राज खुलने वाले हैं जिनके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। ड्रामा आगे काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। जल्दी ही मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।